कश्मीर एक्सप्रेस में बात करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी और अहम खबर की। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद रियासत में हो रहे बीडीसी इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन था, जहां पर दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। वहीं रियासत में होने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात को लेकर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस जम्मू और कश्मीर में होने वाले आइंदा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि हमें पता चला है कि ये इंतखाबात सिर्फ एक पार्टी जो कि बरसर इक़्तिदार है उसकी सहूलत के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लीडर नज़रबंद हैं, हमारे पास ये ऐलान करने के अलावा और कोई मुतबादिल रास्ता ही नहीं है, इसलिए इंतखाबात नहीं लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। कांग्रेस के रियासती सदर जे मीर ने साफ कह दिया है कि कश्मीर में सियासी लीडरान नज़रबंद है। इलेक्शन कमीशन को ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव ऐलान से पहले सियासी पार्टियों से बात करनी चाहिए थी। जब लीडर हिरासत में होते हैं तो सियासी पार्टियां चुनाव कैसे हिस्सा ले सकती है? अगर सरकार ने सभी लीडरान को रिहा कर दिया होता तो वो चुनाव में हिस्सा ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इसलिए हमने चुना है कि इसकी हम मुखालफत करेंगे। आपको बता दें कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पहले से ही बीडीसी इंतखाबात का बायकॉट कर चुकी है। चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, मगर हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, हमारे ऑफिस बियरर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, हमारे एक्स एमएलएज हैं, हमारे एक्स मिनिस्टर्स हैं, वो सारे डिटेन्ड है, हाउस अरेस्ट है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। उनको कम से कम रिलीज कीजिए, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहुंचे, वो उन कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना मोबिलाइजेशन करें ताकि वो हेल्दी तरीके से जमहूरी एक्सरसाइज में शामिल हो। मगर रिपीटेडली कहने के बावजूद सरकार ने उस पर कोई भी मतलब उसमें नजरसानी नहीं किया। तो नतीजा ये हुआ कि न कम्युनिकेशन है, न टेलीफोन चल रहे हैं, न इंटरनेट चल रहा है, न ही हम लीडरों को कहीं बाहर जाने दिया जा रहा है। आपके नॉलेज में मैं यहाँ आपके पास 55 दिन हाउस अरेस्ट रहा और जब अभी 4 दिन पहले मुझे खबर मिली तो ये कहा गया कि जम्मू और आसपास आप घूम सकते हो। जब मैंने रिपीटेडली कहा कि मुझे कश्मीर जाना है, मुझे वहाँ पर ओहदेदारों से बात करनी है, चुनाव इनिशिएट करना है, मगर आज तक भी सरकार ने उस चीज़ का इजाज़त नहीं दिया। उसी तरह से जब हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा 25 तारीख को 5 तारीख को हमने उनको भी बाकायदा डेलीगेशन भी भेजी और उनको रिप्रेजेंटेशन भी दी। हमने कहा हम चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, मगर हमारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं इनको तो कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक जाने का इजाज़त दो और ये वहाँ पर इनिशिएट करेंगे, तब जाकर हम फुल्ली आपके चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। आगे लोगों का फैसला है, मगर ये भी सब दरअंदाज किया गया। जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाली रियासत की अहम पार्टियां ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात से किनारा कशी अख्तियार कर चुकी है और इन पार्टियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी शामिल है, जिन्होंने पंचायत इंतखाबात की तरह ही ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में भी हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि कुछ पार्टियों के मेंबरान ने पर्चा नामजदगी दाखिल की है। इंतखाबात का बायकॉट करने वाली पार्टियां इस बार रियासत से आर्टिकल 370 के हटने के बाद अपने लीडरान की नजरबंदी का बहाना बना रही है। उन्होंने बीजेपी पर इंतखाबात को अपने हक में करने का भी इल्जाम लगाया। जम्मू कश्मीर की 4500 पंचायतों के 43,000 पंच सरपंच, रियासत के 316 में से 310 ब्लॉक्स के सदर के इंतखाबात के लिए 24 अक्टूबर को वोट डालने जाएंगे और 6 ब्लॉक की पंचायतों में इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। पार्टी की बुनियाद पर हो रहे इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर थी। भरे गए पर्चों की जांच 11 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि इंतखाबात से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर को है। वोटिंग 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी और वोटों की गिनती भी उसी दिन की जाएगी। इलेक्शन में 316 ब्लॉक है। 316 ब्लॉक का अगर किसी जमात ने, हमारी जैसी जमात ने अपने जमात के आइन के मुताबिक अगर ये चयन करना है लोगों का, तो उसके लिए पैनल चाहिए ब्लॉक लेवल से। वो पैनल जो है वो 316 ब्लॉक से है। ये पार्लियामेंट तो है नहीं कि 6 लोगों का चयन करना है। तो वहाँ पे मंथन होगा, उसके बाद ये लिस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगी, फिर प्रोविंस पे जाएगी, फिर जनरल सेक्रेटरी के पास जाएगी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसको रखेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद प्रेसिडेंट जो है पार्टी के, जो इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, वो मैंडेट देंगे। अपना नॉमिनेशन पेपर जो है वो पे भरा है। मैं अपनी तरफ से जितने भी मेरे पंच सरपंच हजरात हैं
उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेरी मदद करें, मेरा साथ दें। 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में होने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात पर कांग्रेस ने अब यू टर्न लेते हुए इंतखाबात के बायकाट का फैसला किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के रियासती तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा है कि पार्टी के बड़े लीडरान कश्मीर में हिरासत में है, जिसके चलते चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा वादी में मोबाइल सर्विस पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से सरपंचों से रब्ता करना मुमकिन नहीं है और इस वजह से ही पार्टी ने चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। देखिए, हमने तो तमाम वजूहात के बावजूद, तमाम रिजर्वेशन के बावजूद, हालात के बावजूद, एकतरफा ऐलान के बावजूद कहा भी कि हम हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने विलीनेस शो की, मगर उसके बावजूद कोई भी लीडर हमारा कश्मीर वाले से रिहा नहीं हुआ। तो चुनाव कैसे लड़ेगी, पार्टी कैसे लड़ेगी? लोग लड़ेंगे, लेकिन यह कि पार्टी के मैंडेट पे हम कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि हमारे नेता ही नजरबंद है, जेलों में है, कोई अंदर है, कोई हाउस अरेस्ट है। इसलिए उस हालात में हमको रिव्यू करना पड़ा। हम तो इस हालात में भी कश्मीर वादी तकरीबन बंद है, वहाँ के पंच सरपंच के पास मोबाइल नहीं, फ़ोन नहीं, कैसे हम अपना मैंडेट पहुँचाएंगे? हमने तो उम्मीद की थी, इलेक्शन कमीशन के पास भी हमारा डेलीगेशन किया, उन्होंने कहा था, संकेत दिए, लेकिन वाहिद कांग्रेस पार्टी थी जिसने चुनाव में हिस्सा लेने की कोशिश प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास को सरकार के नॉन कोऑपरेशन में विफल कर दिया। श्रीनगर में बीजेपी रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने जी मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की पहले से तैयारी नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने बीडीसी इलेक्शन नहीं लड़ने का फैसला किया है। अशोक कौल ने कहा है कि कांग्रेस ड्रामा कर रही है, उसको बीडीसी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिले हैं। कांग्रेस बहानेबाजी कर रही है और उनका कोई बड़ा लीडर जेल में नहीं है। बीजेपी लीडर ने कहा है कि उनका मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से होगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें जमहूरियत को मजबूत करना है। देखिए अशोक कौल से हुई बातचीत। अशोक कौल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहले बताएं, ये जो तैयारियां वगैरह हुई थी, बाकी पार्टियां कहती हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उन्हें कम्युनिकेशन नहीं हो पाई और बेशतर लीडरान जो थे उन्हें या तो पुलिस ने डिटेन किया था या वो नज़रबंद है। तो किस तरह के इलेक्शन माहौल में भारतीय जनता पार्टी इन बीडीसी इलेक्शंस को देख रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत देर से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे गवर्नर साहब, उन्होंने बहुत संकेत दिया था कि बीडीसी के चुनाव होंगे। इसलिए हम ये कहना है कि बीडीसी के चुनाव की जानकारी नहीं थी। बीडीसी के चुनाव तो बहुत पहले से जानकारी थी। मुझे जो लगता है कि आज हमारे जो स्पोक्स पर्सन है ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, आज उसने स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस के कौन से ऐसे नेता है जो अंदर है। थोड़े बहुत कश्मीर में होंगे, जम्मू में तो कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है कि जो जम्मू में अंदर है। तो जम्मू में उनको अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब होकर गए, 4 दिन यहाँ रहे, जम्मू में उन्होंने बातचीत की। तो ये कहना कि हमको पहले से पता नहीं था, मुझे नहीं लगता है कि ये कहना ठीक है। हम तो यही कहते हैं कि उनकी तैयारी नहीं थी, उनके लोग नहीं मिले, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का ये ड्रामा किया है। ये अच्छा नहीं है एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, एक अच्छी जमहूरियत के लिए। एक तरफ से तो वो चलाते थे कि असेंबली के चुनाव करा दिए जाएं, उसके लिए तैयार थे क्या? अब ये जो बेसिक ढांचा है ब्लॉक का जिसके चुनाव हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको इस चुनाव में आना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं भी आपको ये शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारे लीडर्स थे, हर पार्टी के लीडर्स, एमएलएज थे, वो नहीं चाहते थे कि नीचे का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये मजबूत हो जाए। उनको ये लगता था कि पंचायत मजबूत हो जाएंगे, उनको ये लगता था कि कमेटियाँ मजबूत हो जाएंगे। अब उनको लगा कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मजबूत हो जाएगी। तो हमारा काम क्या रहेगा? अंदरूनी वो जो एक उनका दावा रहता था, एक हवा रहता था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पर, वो इससे समाप्त हो जाएगा। हमने भी अपने लोगों को बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी सख्ती के साथ कहा कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है और कमेटियों का जो सिस्टम ये बना रहना चाहिए। रियल डेमोक्रेसी इसी में है कि हमको डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को नीचे ग्रास रूट तक लेना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने रोड मैप के साथ और प्राइम मिनिस्टर के नक्शे के साथ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में जा रही है। ये कोई हफ्ता पहले की बात नहीं है, बल्कि काफ़ी समय से चर्चा था किस तरह के इलेक्शंस होंगे। कांग्रेस ने आखिरी लम्हात में जो आज बयान दिया, इंतहाई शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रवाद और जो राष्ट्रीय पार्टी होने का इफ्तिखार कांग्रेस पार्टी को हासिल था, कहीं ना कहीं आज उन्हें अपनी जड़ें जो है कमज़ोर नज़र आई और उन्होंने इनडायरेक्ट कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं मैदान में उतारे होंगे। लेकिन मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी का यकतरफा नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो होंगे उम्मीद करते हैं कि चुनौती अच्छे से देंगे। उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज से इन इलेक्शन को आगे लेकर चल रही है, ये देखने वाली बात होगी कि जीत के बाद इन पर एतमाद कितना किया जाएगा, यानी BDC चेयरमैन बनने के बाद उनके हुकूक कितने होंगे और इख्तियारात कितने होंगे। फारूक वानी के साथ तजुम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। पुंछ जिले में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि BDC इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए और इस दौरान उम्मीदवारों में जोश व खरोश देखने को मिला। बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने अपने अपने रिटर्निंग ऑफिसर को दफ्तर पहुंचकर पर्चा जमा करवाया। इस दौरान आज जिले के 11 ब्लॉक्स में BDC के लिए कुल 92 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया, जिनमें बाफलियाज ब्लॉक में सबसे ज़्यादा 14 और पुंछ ब्लॉक में 13 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। इस दौरान कुछ उम्मीदवार अपने हामियों के साथ पहुंचे तो कुछ अकेले ही पर्चा भरने गए। BDC इंतखाबात में पर्चा भरने का वक्त ख़त्म होने के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां भरे गए पर्चे और उनकी जानकारी भी उन्होंने दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों में जोश दिख रहा है, उससे लगता है कि हमारे ज़िले में BDC चुनाव कामयाब तरीके से इख्तिताम पजीर होंगे। 11 के 11 जो हमारे ब्लॉक हैं डिस्ट्रिक्ट के, सब में से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो खड़े हैं और पूरा दमखम लगाकर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जीतने की ब्लॉक सदर के। और जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि जम्मू के जितने भी 300 कुछ ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है। और आप देखोगे कि मेजॉरिटी में कश्मीर से भी और जम्मू से भी और करगिल से भी जो ब्लॉक हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी जो है आप देखोगे जीत कर यहाँ पर वापस यहाँ पर आएगी। आप देखोगे अच्छे से ज़्यादा तादाद में भारतीय जनता पार्टी पाएगी। और जो DDS हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी, पंचायत के जो वो भी अध्यक्ष हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। हमारे BDC इलेक्शन की जो प्रोसेस चल रही है उसका आज नॉमिनेशन का अंतिम दिवस था और अभी तक हमारे शाम 3 बजे तक, जो कि हमारा लास्ट टाइम था नॉमिनेशन का, कुल मिला के 92 नॉमिनेशन पेपर डिफरेंट ब्लॉक्स में, जो कि हमारे 11 ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर रिसीव हुए। उसमें से 11 नॉमिनेशन पेपर नेशनल पार्टी के और इसके अलावा 81 नॉमिनेशन पेपर इंडिपेंडेंट्स के रिसीव हुए। और सबसे ज़्यादा 14 नॉमिनेशन पेपर बफलियाज से आए हैं और पुंछ से 13, इसी टाइप से डिफरेंट ब्लॉक से डिफरेंट नंबर ऑफ में नॉमिनेशन पेपर है। और अभी तक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। गवर्नर महोदय का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने बरसों बाद ये BDC का इलेक्शन तय पाया। और मैं अपने ब्लॉक पुंछ की तरफ से नॉमिनेशन फार्म BDC चेयरमैन का भरे जा रहा हूं, जिसके हमरा तमाम पंच हजरात हैं। और मैं ये इल्तिजा करता हूं कि इंशाल्लाह मैं कामयाब होके अपने पूरी 26 पंचायतों का बराबर का शेयर अदा करूंगा। और इंशाल्लाह वीर ऑनर के नाते पे हर पंच, हर सरपंच, हर गरीब के घर घर तक जाऊंगा, जो जिसका जिम्मेदार, जिस चेयर के लिए गवर्नमेंट ने बनाया गया, उसका बखूबी इंजाम। जम्मू में कश्मीरी समाज की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। इस तकरीब में सहाफ़त के शोबे में बेदार खिदमात और बेहतर खिदमात देने वाले सहाफ़ियों को एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर की तरक्की में कश्मीरी समाज की खिदमात और हिजरत के बाद उनकी जद्दोजहद पर रोशनी डाली। मुझे ये कहना है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़े हर्ष और उल्लास और संतोष का अनुभव हो रहा है। कारण ये कि जब और जिस दिन से पंडित प्रेमनाथ ट्रस्ट गठित हुआ था, लगभग उसी दिन से मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। राष्ट्र सदा ऋणी रहा है अपने शहीदों के प्रति और उन साथियों के प्रति
जिन्होंने पिछले 30 वर्ष के इस आदम के अंतराल में अपने प्राणों की आहुति देकर के इस ज्वाला को प्रज्वलित रखा है, और उसमें पंडित प्रेमनाथ भट्ट भी थे। कश्मीरी पंडित समाज का जहां तक संबंध है, इस सारे घटनाक्रम में उसकी विशेष भूमिका रही है। जम्मू कश्मीर में दफा 370 खत्म होने के बाद कश्मीरी पंडितों को अब अपने दुखों और परेशानियों के खत्म होने की उम्मीद रोशन हुई है, खासकर कि उन पंडितों को जिन्हें इंतजामिया के जरिए रहने के लिए क्वार्टर तक मैसर नहीं हो सके और उन्हें गैर कानूनी ढंग से रहने वाला बताया जा रहा है। दरअसल जम्मू के पुरख कैंप में कश्मीरी पंडितों के कुनबे रहते थे और जिन्हें कई वर्षों पहले जगती में क्वार्टर अलॉट किए गए थे, मगर अफसरशाही और सियासत के सबब बहुत से कुनबों को क्वार्टर नहीं मिला है, जिन्होंने पुरखों के खस्ताहाल ढांचे को अपने पैसों से मरम्मत करा के वहां पर अफसरान से इजाज़त लेकर रहना शुरू कर दिया, जिन्हें अब नए अफसरान ने गैर कानूनी बताते हुए जगह को खाली करने का हुक्म दिया है। इन पंडितों का कहना है कि जब वो कश्मीरी पनाह गुज़ीर हैं तो उन्हें गैर कानूनी कैसे कहा जा रहा है और कैसे कहा जा सकता है, और अगर वो गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं तो उन्हें रहने को क्वार्टर दिए जाए। उनका ये भी कहना है कि अफसरों की मनमानी की वजह से उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है। सरकार जिस तरह कह रही कि हम गैर कानूनी यहाँ बस रहे हैं, लेकिन हम गैर कानूनी नहीं हैं। हमारे पास राशन कार्ड है, उस बेस पे हम यहाँ आकर रह रहे हैं और हम मजबूर हैं, बेसहारा हैं, हमारे पास रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हम इन टूटे फूटे क्वार्टरों में आके रह रहे हैं। हमारे पास रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं हैं, कोई बिल्कुल गरीब है, किसी का पति नहीं है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है। उसी प्रॉब्लम के ऊपर लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं कि वो रेंट नहीं दे सकते। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप अगर सरकार बनी हुई हो, ईमानदारी और सच्चाई पे जा रहे हो, तो यहाँ आकर हमारी मदद कीजिए, हमें हर एक सुविधा दे दो ताकि हम भी अपने जीवन को यहाँ पे अच्छे से व्यतीत कर सकें, हमारे बच्चों को अच्छा सा भविष्य मिल सके। चलिए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की सदारत में एक आला सतही जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि अक्टूबर की 10 तारीख से सयाहत से मुताल्लिक एडवाइजरी को हटा दिया जाएगा। सयाहत के शोबे से जुड़े लोगों ने इस कदम का खैर मकदम किया है और साथ ही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस ऐलान के बाद से मजीद सयाहवादी में रुख करेंगे। श्रीनगर के सयाह के शोबे से वाबस्ता मोहम्मद हाफिज शल्ला ने कहा है कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन अब सरकार पर मुनहसिर करता है कि वो कश्मीर को कैसे प्रमोट करती है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की सदारत में एक आला सतही जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अक्टूबर की 10 तारीख से सयाहत से मुताल्लिक एडवाइजरी को हटा दिया जाएगा। सयाहत के शोबे से जुड़े लोगों ने इस कदम का खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि इस ऐलान के बाद से मजीद सयाह वादी का रुख करेंगे। यहाँ जो खूबसूरती है कश्मीर में वो तो है ही, होटल इंडस्ट्री है, हाउस बोट है, पहाड़ी है, सब कुछ है, जम्मू से लेकर लद्दाख तक, एवरीथिंग इज देयर। एंड नाउ इट डिपेंड ऑन द टूरिस्ट, इट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो कैसे प्रमोशन करेंगे कश्मीर के, लद्दाख का, जम्मू का। इन्होंने कुछ अच्छी ट्रेनें अभी दिखाया 4-5 दिन पहले टीवी के ऊपर, उधमपुर तक आएगा, लखनऊ से आएगा, वो आएगा, ठीक है, उनकी अपनी सोच है। टूरिज्म एडवाइजरी हटाए जाने की खबर से पूरे कश्मीर में खुशी का माहौल है, खास करके सयाहत के शोबे से जुड़े लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है। इस शोबे की एक अहम कड़ी सफ़र को तय करने वाले ज़राए हैं, जिनमें टैक्सी भी शामिल है। इस खबर से टैक्सी ऑपरेटर काफ़ी खुश हैं। सरकार के इस हुक्म से सयाहों की खुशी का भी ठिकाना नहीं, वो बहुत पुरजोश हैं। अब वो जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख की हसीन वादियों का रुख कर सकेंगे और वहाँ के कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होंगे। वर्नस का एक नौजवान जोड़ा धीराज कुमार और प्रीति भी बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, हम पिछले 2 दिनों से श्रीनगर में हैं और हमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं हो रहा है। दोनों ने मकामी लोगों की भी तारीफ की। देखिए, यहाँ पे टूरिस्ट का आना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग 2 दिन से यहाँ पे बहुत सेफ हैं, सुरक्षित जगह पे हैं और अच्छा भी लग रहा है। लेकिन अब यहाँ पे यात्रियों की संख्या कुछ कम हो रही है, टूरिस्ट वालों की संख्या कम हो रही है, जिससे थोड़ा उल्लास वगैरह कम हो रहा है यहाँ पे। आज जितने दिन पे हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हैं और यात्रियों को यहाँ पे आना चाहिए, टूरिस्ट को आना चाहिए यहाँ पे देखने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैंने बस सुना था लोगों से कि श्रीनगर बहुत अच्छी जगह है, बट यहाँ पे आके यहाँ का नज़ारा देख के वाकई बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बहुत अच्छी जगह है ये।
आपको लगता है सरकार ने जो फैसला किया कि पर्यटक अब यहाँ आने चाहिए, अच्छा फैसला है, पर्यटक यहाँ आने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आने चाहिए। इतनी खूबसूरत जगह है, लोगों को आके यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसी खूबसूरत जगह है कि मतलब अच्छी जगह है, यहाँ पे आना। लोगों का सहयोग कैसा मिल रहा है? अच्छा लग रहा है, लोगों का सहयोग भी सही है, अच्छा है, अच्छे हैं लोग यहाँ के। गवर्नर सत्यपाल मलिक तकरीबन हर दिन मीटिंग का इनेकाद कर रहे हैं, लेकिन ये मीटिंग इसलिए अहम थी क्योंकि इसमें टूरिज्म एडवाइजरी के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूल कॉलेज के बारे में कई इश्यूज़ पर बात की गई। आने वाले दिनों में सरकार ने कश्मीर की तरक्की और बेहतरी के लिए कई अहम इक़दामात किए जाने का ऐलान किया। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कल एक इंतहाई अहम मीटिंग में इस बात का फैसला किया कि 10 अक्टूबर के बाद जो एडवाइजरी है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी 10 अक्टूबर से अब दोबारा टूरिस्ट जो है मुल्क से और बाकी रियासतों से, बाकी ममालिक से जो है वो जम्मू कश्मीर खासकर श्रीनगर शहर का रुख कर सकते हैं। फ़िलहाल हम खड़े हैं डल झील के उस शिकारा में जहाँ से टूरिस्टों के मुंतज़िर के लिए लोग 2 अगस्त से अभी तक कोई कामकाज नहीं हो पाया। काफ़ी मुश्किल हालात में ये फैमिलीज़ हैं, ये पूरा इंडस्ट्री पड़ा हुआ है जिसमें न सिर्फ इसके साथ शिकारा, हाउस बोट, होटल इंडस्ट्री और बाकी जो हैं काफ़ी परेशानियों से दो चार हुए। लेकिन उसके बाद जो फैसला लिया गया कि अब 10 अक्टूबर से यानी 2 अगस्त के बाद ये एडवाइजरी जारी किया गया था और 10 अक्टूबर को ये ख़त्म होगी। अब उम्मीद की जाती है कि बड़ी तादाद में जो है टूरिस्ट जो है एक बार फिर वारिद कश्मीर होगा और न सिर्फ गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग बल्कि ढल झील, निगीन झील और बाकी सियाहती मकामात का रुख करते नजर आएंगे। ज़िमन में आज हमने रियासती एडवाइज़र से भी बातचीत की, खुर्शीद अहमद गनाई से, डायरेक्टर टूरिज्म से भी बातचीत की, निसार अहमद से। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जिस अंदाज में टूरिस्ट जो है कश्मीर छोड़ के चले गए थे वही फुटफॉल एक बार फिर जम्मू कश्मीर में नज़र आएगा, लद्दाख, लेह, कारगिल में नज़र आएगा, क्योंकि मौसम जो है अब सर्दियों का मौसम शुरू होगा। विंटर टूरिज्म और स्नोफॉल की आमद के साथ ही बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है कश्मीर वारिद होता है और यहाँ की कुदरती खूबसूरती के साथ जो है कुछ यादों को जोड़कर वापस चला जाता है। उम्मीद करते हैं कि जिस अंदाज से हमने ट्रैवल एजेंट से बातचीत की, जिस अंदाज से हमने होटल इंडस्ट्री के मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि अब इसका प्रमोशन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ड्यूटी होना चाहिए कि जिस अंदाज में एक परसेप्शन, एक मैसेज बाहर गया है उसको कम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन के साथ टूरिस्टों को यहाँ तक लाने के लिए प्रमोशन प्रोग्राम पहले से ही सितंबर तक चलाए गए थे कि जिस तरह से बुकिंग्स बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ ये ढल झील भर जाएगा अब टूरिस्टों के साथ बल्कि एयरलाइंस के जरिए भी और बाय रोड जो जम्मू नेशनल हाईवे से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। उम्मीद करते हैं कि रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक की ये एडवाइजरी खत्म होने के बाद 10 अक्टूबर से अब फुटफॉल जो है टूरिस्टों का दोबारा जम्मू कश्मीर वारिद होगा। अशरफ वानी, फारूक वानी के साथ जबल इस्लाम, जी मीडिया, डल झील, श्रीनगर, कश्मीर।